Hello students, welcome to our lecture series on Indian economy for MPPSC। तो हम बातें कर रहे हैं इकोनॉमी के अलग अलग टॉपिक्स की और आज से एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विद इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है, कितने प्रकार का होता है, व्हाट आर इट्स टाइप्स, हाउ डू वी मेजर इन्फ्लेशन, व्हाट आर द रीजंस दैट इन्फ्लेशन राइजेस। क्या इन्फ्लेशन फ़ायदेमंद भी होता है? सोच के तो नहीं लगता, महंगाई किसे अच्छी लगती है, लेकिन इन्फ्लेशन के कुछ फ़ायदे भी होते हैं। नुकसान तो हम समझते क्या, हम महसूस भी करते हैं। हम इन सब बातों पर आगे के लेक्चर में बात करेंगे। एक क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहूँगा कि मन से इस हौवे को हटा देना है कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। हमारे सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी है, हमें इकोनॉमिक्स के स्टैटिस्टिक्स सिलेबस में नहीं है, इकोनॉमिक्स के डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, हमें इंडियन इकोनॉमी सिलेबस में है, जो कि हमें बताता है हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो हमारे आसपास चीज़ों को समझने के लिए हमें रॉकेट साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, हमें अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट भी होने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन सेंस से हम बहुत सारी चीज़ों को इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। सो आई स्टार्ट ऑन दिस नोट ऑन द टॉपिक ऑफ इन्फ्लेशन। व्हाट डू वी मीन बाय इन्फ्लेशन? आप बोलेंगे प्राइसेस का बढ़ना। मैं थोड़ा और उसमें एकेडमिक तड़का लगा देता हूँ कि प्राइसेस का कुछ सस्टेन्ड रूप से बढ़ना। एक दिन आया और प्राइस स्पाइक हो गए और फिर प्राइस नॉर्मल हो गए, इसे महंगाई नहीं कहेंगे। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? इट इज़ अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, कि आम वस्तुओं के प्राइसेस कुछ वक्त तक लगातार बढ़ते रहें। ऐसा नहीं कि फरवरी का मंथ है और गुलाब के भाव बढ़ गए, तो जो एक दिन के लिए प्राइसेस में स्पाइक हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, दिस वोंट बी कंसिडर्ड एज इन्फ्लेशन। ये जनरल रोज के प्राइसेस होते थे, फरवरी का दिन आया वो और प्राइस ऐसे पहुंच गए, लेकिन फिर अगला दिन आया और प्राइस ऐसे हो गए। तो हम ऐसा हाय तौबा नहीं बचा देंगे 14 फरवरी को कि अरे भारत में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है। इन्फ्लेशन का एक प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द प्राइस इंक्रीज शुड बी सस्टेन्ड, जनरल प्राइस लेवल्स बढ़ते रहने चाहिए। एक दिन का स्पाइक महंगाई में काउंट नहीं होगा। जनरल प्राइस लेवल से मतलब है कि आम डे टू डे रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें बढ़े। ऐसा नहीं कि आप कोई एक्सेप्शनल वस्तु लाए हैं कि आप बोले अरे यूरेनियम और साइनाइड के रेट बहुत बढ़ गए हैं इसलिए भारत में महंगाई बहुत बढ़ गई है। वो कोई जनरल इस्तेमाल में होने वाली गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है। तो जनरल इस्तेमाल में होने वाली गुड्स एंड सर्विसेज को हम आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे करते हैं, बहुत बात की बात है। हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं और उनके प्राइसेस को हम लगातार आकलन करते हैं कि क्या ये लगातार सतत रूप से बढ़ रहे हैं। अगर बढ़ रहे हैं देन वी विल कॉल इट अ केस ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के साथ एक और वाक्य हम आम तौर पर लिखा हुआ देखते हैं कि इन्फ्लेशन व्हेन राइजेस इट रिड्यूसेस द परचेसिंग पावर। अब इसका क्या मतलब है कि जब महंगाई बढ़ती है ना, तब ये खरीदने की क्षमता को कम कर देती है। What do I exactly mean by this? आज मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं और I have 100 rupees and consider an imaginary scenario. I have 100 rupees and from this 100 rupees I can purchase today 100 kg of ladies finger, भिंडी, ठीक। लेकिन मैं थोड़ा दूरदृष्टि रखने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं बोलता हूँ आज भिंडी नहीं लूँगा 100 रुपए की 100 किलो, अगले साल मैं इस 100 रुपए से 110 रुपए कुछ कमा लूं, तब 110 रुपए की 110 किलो भिंडी खरीदूंगा अगले साल। लेकिन अगले साल मैं जाता हूं और मुझे पता चलता है कि भिंडी के रेट तो 200 रुपए किलो हो गए। अब मैं 110 रुपए लेके जाता हूं कि भैया 110 रुपए किलो भिंडी दे दो, 100 मतलब 110 रुपए की भिंडी दे दो 110 किलो। वो भैया मुझे बोलते हैं कि भैया महंगाई बहुत बढ़ गई है, ये 110 रुपया अगर आप मेरे पास पिछले साल लेकर आते तो मैं आपको 110 किलो भिंडी दे देता, लेकिन आज जो आप मेरे पास 110 रुपए लेकर आए हैं, इससे मैं मात्र आपको लगभग 50 किलो भिंडी दे पाऊंगा। मतलब हुआ क्या, ये 110 रुपए की जो पिछले साल खरीदने की क्षमता 110 किलो भिंडी थी, वो घटकर कितनी हो गई है? इस 110 रुपए से आज मैं मात्र लगभग
50 किलो भिंडी ही खरीद सकता हूँ। मतलब मैं बोल सकता हूँ महंगाई बढ़ी, भिंडी के भाव बढ़े मतलब महंगाई बढ़ी। तो जो महंगाई बढ़ी उससे मेरे इस रुपए के खरीदने की क्षमता कम हो गई। इसी को हम बहुत भारी भाषा में इकोनॉमी में कहते हैं कि परचेसिंग पावर हैज रिड्यूस्ड। वही यहाँ पर लिखा है हमने, इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द परचेसिंग पावर। कितना आसान है, बिल्कुल जो आसपास देखते हैं। बस बीच बीच में मैं ना टर्मिनोलॉजीज का तड़का लगाता जाऊंगा और आसपास जो आपको दिखता है उससे रिलेट करता जाऊंगा। इट विल मेक योर लाइफ रिगार्डिंग स्टडी ऑफ इंडियन इकोनॉमी वेरी इजी। ठीक, मैंने ये भिंडी और लेडीज फिंगर वाला एग्जाम्पल दिया है, आप आराम से वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और अब इन्फ्लेशन को समझने का एक अच्छा तरीका है कि हम इन्फ्लेशन को कैटेगराइज कर दें। कैटेगराइज किस आधार पे कर दें? तो यहाँ पर आपको आधार दिख रहे होंगे स्लाइड पर। मैंने इन्फ्लेशन को 3 प्रकार से कैटेगराइज करा है। पहला कि इन्फ्लेशन के होने का कारण क्या है। तो हम यहाँ पर जब इन्फ्लेशन के होने के कारण पे कैटेगराइजेशन करा है तो हम एक और काम हाथों हाथ इसी कैटेगराइजेशन से समझ लेंगे, दैट वी विल आल्सो अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। दिस इज द फर्स्ट कैटेगराइजेशन इन द कलर ब्लू यू कैन सी, बेस्ड ऑन कॉज की होता क्यों है। दूसरा कैटेगराइजेशन इज बेस्ड ऑन द पेस एट विच इन्फ्लेशन राइजेस, कि इन्फ्लेशन के बढ़ने की रफ्तार कैसी है, धीरे, तेज, मध्यम, उसके आधार पे कैटेगराइज। ये आपको येलो कलर वाला क्लासिफिकेशन दिख रहा है। और फिर कुछ मिसलेनियस क्लासिफिकेशन है, आएंगे उस पर, जिसे मैं इन दोनों कैटेगरी में नहीं डाल सकता था। पहले हम बात करना शुरू करेंगे कि इन्फ्लेशन का कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन कॉजेस, कि किन कारणों से इन्फ्लेशन होता है। इन कारणों के आधार पर ही मैंने इन्फ्लेशन के प्रकार बना दिए हैं। अगर इन्फ्लेशन डिमांड के कारण हो रहा है, इन्फ्लेशन क्या डिमांड के कारण हो सकता है? हाँ, आप खुद सोचिए आपके आसपास। अभी हम इस पर बात कर रहे हैं, ठीक है, ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड में हाईलाइट कर दिया है। तो ये हम इस पर बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन के होने का कारण क्या है। तो इन्फ्लेशन, महंगाई के बढ़ने के 2 ही कारण होते हैं मुख्यतः। बेसिकली इट इज ईदर ड्यू टू हाई डिमांड और ईदर ड्यू टू लेस ऑफ सप्लाई। अब इसे समझते हैं, बहुत आसपास की ही बातें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि गर्मियों के दिन है, मई और जून का वक्त है, और जो नॉर्मल नींबू की सप्लाई होती है मई और जून में उतनी ही सप्लाई है, लेकिन डिसप्रपोर्शनेटली डिमांड एकदम से बढ़ गई नींबू की। जब नींबू की डिमांड में ज्यादा बढ़ोतरी होगी, लेकिन सप्लाई तो हर साल जितनी रहती थी उतनी ही है, तो इस कारण से नींबू के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पर सप्लाई में कोई बाधा नहीं आई है। नींबू तो हर साल मई जून में जितने सप्लाई होते हैं इस साल भी उतने ही सप्लाई हुए, लेकिन इस साल गर्मी ज्यादा पड़ने से लोगों ने नींबू की ज्यादा डिमांड करी और नींबू के प्राइसेस बढ़ गए। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ महंगाई का कारण सप्लाई के कारण नहीं है, यहाँ महंगाई का कारण डिमांड के कारण है। ऐसी महंगाई विच अकर्स ड्यू टू हाई डिमांड इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो एक कैटेगराइजेशन भी हो गया और रीजन भी समझा कि क्यों महंगाई होती है। दूसरा सप्लाई के कारण हो सकता है, इसे भी समझते हैं, जो इधर लिखा है मैंने। अब सप्लाई के कारण कैसे हो सकती है महंगाई? मान लीजिए कि एक दिन सुबह पुतिन उठे। पुतिन कौन? व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया। वो सुबह उठकर बोलते हैं आज तो यूक्रेन घूम कर आऊंगा। यूक्रेन पर अटैक कर दिया उन्होंने। अब इस कारण से हुआ क्या कि जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाईज थी दुनिया भर में, वो सप्लाई हैम्पर हो गई, सप्लाई कम हो गई, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा सप्लायर है क्रूड ऑयल का और रशिया लगा है वॉर में। तो क्रूड ऑयल की सप्लाई बाधित हो गई। जब क्रूड ऑयल की सप्लाई बाधित हो गई, लेकिन डिमांड तो हमेशा उतनी ही थी कच्चे तेल की, पेट्रोल डीजल की, डिमांड में कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सप्लाई कम होने से महंगाई बढ़ गई। आई होप आपको समझ आया हो कि जैसे हम गेहूं और चावल तो हर साल जितना खाते हैं उतना ही खाते हैं, कोई डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा नहीं खा लेते कि पिछले साल 40 किलो खाया था तो इस साल 400 किलो खा लें। डिमांड उतनी है, लेकिन अगर सूखा पड़ गया तो सप्लाई कम हो गई गेहूं और चावल की, और इस कारण से गेहूं और चावल की सप्लाई कम होने से महंगाई बढ़ गई। ऐसी महंगाई डिमांड के कारण नहीं बढ़ी है, सप्लाई के कारण बढ़ी है। जो सप्लाई के कारण महंगाई बढ़ती है उसे ही हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या सप्लाई पुश इन्फ्लेशन, एक ही बात है।
तो आई होप आप ये दो कारण महंगाई के समझे होंगे। मैं इन्हें एक एक करके थोड़ा और टेक्निकलिटी और टेक्निकल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा आने वाली स्लाइड्स में। पहले हम यहां से बात शुरू कर रहे हैं कि ऐसा क्या होता है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। मतलब ऐसे क्या कारण हैं कि जिन कारण से डिमांड बढ़ जाती है और महंगाई बढ़ जाती है। लेट अस अंडरस्टैंड, इसे भी समझते हैं। तो अगर आपने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स हमारे देखे हैं, हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पेड कोर्सेज हैं, उसमें आपने कुछ अगर प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो वहाँ पर हमने इसे ब्रीफली टच करा है, और आज वापस से एक बार और भी टच करेंगे यहाँ पर कि ऐसे क्या अर्थव्यवस्था में हमारे आसपास कारण है कि सप्लाई तो उतनी है नॉर्मल सिनेरियो में, लेकिन डिमांड बढ़ गई। उसे मैं एक ग्राफ से यहाँ बताना चाहूँगा। जो फर्स्ट वाला आपको एरोज दिख रहे हैं, ये एक नॉर्मल सिनेरियो है कि देश में सभी लोगों के पास रोजगार है, ऐसा आप मान लीजिए। तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एट फुल एम्प्लॉयमेंट, कि देश में सभी लोगों के पास रोजगार है, और ऐसी स्थिति में जो डिमांड और सप्लाई है वो एकदम मैच कर रही है। ना डिमांड बहुत ज्यादा है ना सप्लाई बहुत ज्यादा है। जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है। और जब when demand and supply are exactly matching with each other, the prices of goods and services would be called general, कि यार ये आम भाव चल रहा है, डिमांड और सप्लाई मैच हो रही है, और जो भी भाव चल रहा है ये आम भाव चल रहा है, ना महंगाई का भाव है ना मंदी का भाव है। इट इज नीदर ऑफ इन्फ्लेशन नॉर ऑफ डिफ्लेशन। ठीक, सब लोग बड़े खुश खुश हैं। ठीक, तो ये पहला डिमांड और सप्लाई, जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। लेकिन कुछ कारण हुए, आ रहा हूं मैं आगे क्या कारण हुए, लेकिन कुछ कारण हुए कि सप्लाई तो उतनी ही थी। ये दिख रहा है आपको, जितनी यहां सप्लाई थी अगले वाले सिनेरियो में भी उतनी ही सप्लाई, लेकिन कुछ कारण हुए और डिमांड बढ़ गई। ये जो डिमांड अत्यधिक है एज कंपेयर टू सप्लाई, यहां पर देखो सप्लाई और डिमांड मैच हो रहे थे, यहां पर सप्लाई तो उतनी है लेकिन किन्हीं कारणों से डिमांड बढ़ गई। तो ये जो नॉर्मल डिमांड से ज्यादा डिमांड आ गई, इसी को मैं कहता हूं कि महंगाई बढ़ाने में ये योगदान दे रही है, क्योंकि नॉर्मल इतनी डिमांड नहीं होती थी, एकदम से डिमांड शूट अप हो गई। ये जो एक्सेस डिमांड है, इसी को मैं कह रहा हूं इन्फ्लेशनरी गैप। ये क्यों हो रही है, आगे कुछ कारणों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी आपको ये समझ आया होगा कि व्हाट इज द टर्म इन्फ्लेशनरी गैप। यू माइट गेट इट इन अ 3 मार्कर। ये इसका एक और सिनेरियो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, एकदम आम एग्जाम्पल, तो आप समझ पाएंगे कि मान लीजिए से दिवाली का वक्त है। पहले दिवाली के 1 महीने पहले का वक्त ले लेते हैं कि भारत में 100 किलो मैरीगोल्ड फ्लावर, गेंदे का फूल, सो वी हैड 100 kg ऑफ मैरीगोल्ड फ्लावर प्रोडक्शन। तो 100 kg वाज द सप्लाई इन से सितंबर एंड 100 kg वाज द डिमांड। So the general level of prices were say ₹1 per kg of marigold was being sold. दिवाली का दिन आया और सप्लाई उतनी है, 100 kg मैरीगोल्ड ही प्रोडक्शन हो रहा है भारत में, लेकिन डिमांड शूट अप हो गई, 200 kg की डिमांड करने लग गए लोग। तो देयर इज एक्सेस डिमांड एज कंपेयर टू सप्लाई, और जो नॉर्मल डिमांड थी उससे ज्यादा डिमांड क्रिएट हो गई है। दिस गैप इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। और जो प्राइसेस होंगे वो फिर कैसे हो जाएंगे, महंगाई के प्राइसेस। 200 किलो गेंदे के फूल की डिमांड है, 100 किलो ही प्रोडक्शन है, तो कोई 1 रुपए किलो नॉर्मल सिनेरियो वाला बेचेगा क्या? नहीं, 10 रुपए 100 रुपए किलो बिकने लगेंगे। तो आई होप यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, which will reflect itself in form of increased demand. There is one more inflationary gap which will reflect itself in form of decreased supply. याद है हम महंगाई के 2 प्रकार पढ़ रहे हैं, एक में डिमांड बढ़ जाती है और एक में सप्लाई कम हो जाती है। तो इन्फ्लेशनरी गैप के भी फिर 2 प्रकार हो गए, क्या कि एक में डिमांड बढ़ जाएगी और एक में सप्लाई कम हो जाएगी। इसमें सप्लाई कम हो गई है, जब सप्लाई कम है डिमांड तो उतनी है जितनी होती है, लेकिन सप्लाई कम हो गई। यूक्रेन वाला एग्जांपल, पुतिन वाला एग्जांपल, सप्लाई कम हो गई। तो जितनी सप्लाई नॉर्मल सिनेरियो में रहती है, ऊपर वाला एरो, उसके कंपैरिजन में आज की डेट में सप्लाई कम है, कच्चा तेल कम आ रहा है, तो ये
किस में आग लगाएगा कच्चा तेल? महंगाई में आग लगाएगा. इट विल लीड टू इन्फ्लेशन एंड दिस गैप इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप. वही यहां पर लिखा है. मैं आऊंगा इस स्लाइड पर वापस, पर पहले लेट मी डिस्कस अ फ्यू थिंग्स मोर on this slide. I'll just like to clear this away once so that you are able to understand better. एक बार दोनों स्लाइड वापस कंपेयर करते हैं. हम बात क्या कर रहे हैं? महंगाई. महंगाई के दो कारण, एक्सेस डिमांड या कम सप्लाई. ये वाला सिनेरियो किसका है? एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड एज कंपेयर टू नॉर्मल डिमांड. दिस इज अ सिनेरियो ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप ड्यू टू हायर डिमांड. देयर इज वन मोर इन्फ्लेशनरी गैप where supply gets reduced but demand तो normal है, कच्चा तेल वाला. This is also inflationary gap, but this inflationary gap is due to lesser amount of supply as compared to normal supply scenario. Both of these result in inflation. This inflation would be called cost push, supply push, क्योंकि ये supply में disruption के कारण हो रहा है. और जो इसके पहले हमने देखा, this would be called डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्योंकि डिमांड की अत्यधिक होने के कारण से हो रहा है. ठीक, अब मैं कुछ रीजंस डिस्कस करना चाहूंगा कि ऐसा क्या हो जाता है देश में कि ये डिमांड यहां पर बढ़ गई. कुछ कंसेप्ट्स हैं इसमें, समझते हैं. पहला रीजन है कि सरकार की फिस्कल पॉलिसी के कारण डिमांड बढ़ सकती है, जैसा यहां पर दिख रहा है. कई रीजन हो सकते हैं, हम एक एक करके कुछ रीजंस डिस्कस करेंगे जिससे कि डिमांड बढ़ गई. तो ऐसा क्या हो गया कि डिमांड बढ़ गई? और पहला हम जो कारण डिस्कस कर रहे हैं वो है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट. अब फिस्कल पॉलिसी आप आपके रेगुलर जो कोर्स आपने परचेज करा होगा उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं उतनी ही समझाऊंगा जितना कि आप इन्फ्लेशन को समझ सकें. बस उतना ही हम फिस्कल पॉलिसी को टच करेंगे. तो वी आर डिस्कसिंग दिस पॉइंट, What makes demand to rise? क्या हो गया है, डिमांड बढ़ गई? तो जवाब आया कि भैया फिस्कल पॉलिसी बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत बहुत एक्सपेंशनरी तौर पे काम कर रही है. फिर किसी ने पूछा, अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, फिस्कल पॉलिसी क्या है पहले वो तो बताओ. तो फिस्कल पॉलिसी मतलब क्या? इट इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर. सरकार की आमदनी और खर्चों से संबंधित नीति जो होती है उसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी. कि सरकार आने वाले साल में कितनी आमदनी कमाने वाली है और सरकार आने वाले साल में कितने खर्चे करने वाली है. अब अगर सरकार ने यह सोच लिया है कि हम खर्चे करेंगे लगभग 45 लाख करोड़ रुपए के और हमारी आमदनी है लगभग 30 लाख करोड़ रुपए, आप बोलेंगे ये जादू कैसे हो सकता है कि 30 लाख करोड़ की आमदनी है और खर्चे 45 लाख करोड़ के, 45 lakh crores of expenses, and when you are earning only 30 lakh crores, how this magic can be done? This can be done if government borrows 15 lakh crore rupees. 15 लाख करोड़ की उधारी ले लेंगे, इतनी तो कमाई कर ही रहे हैं टैक्स वगैरह लगाकर, और जब 15 लाख करोड़ की उधारी आ जाएगी तो we will spend 45 lakh crore rupees. Fine, this is the actual way in which government of India functions. ये मैंने hypothetical figures नहीं लिए, ये असल आंकड़े हैं, हम फिस्कल पॉलिसी में भी पढ़ ही रहे हैं इसे. तो ये एक्चुअल आंकड़े हैं कि सरकार 45 लाख करोड़ का खर्चा करती है और लगभग 15 लाख करोड़ रुपए उधारी पर लेती है. फाइन, अब अगले साल मान लीजिए सरकार ने बोला कि और खर्चा बढ़ाऊंगा, 45 लाख करोड़ नहीं, अब मैं 55 लाख करोड़ रुपए खर्चा करूंगा. लेकिन फिर समस्या क्या है कि आमदनी भी बढ़ानी होगी, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी उतनी. आमदनी मान लो 30 लाख करोड़ ही हुई. अभी क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को और उधारियां लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब खर्चा करने का टारगेट 55 लाख करोड़ से और आमदनी मान लो 30 लाख करोड़ ही है, तो अब लगभग 25 लाख करोड़ की उधारियां लेनी पड़ेगी. ये जो उधारियां सरकार ले रही है और अपने खर्चे बढ़ा रही है, राइट, 45 लाख करोड़ से 55 लाख करोड़ के खर्चे हो गए. दिस एक्सेस एक्सपेंडिचर ये होगा कहाँ? ये खर्चा जो सरकार एक्स्ट्रा कर रही है ये जाएगा कहाँ? आप देखेंगे तो आमतौर पर in a general case, in a general scenario, this excess expenditure which government is doing would ultimately go in the pockets of common man. आम आदमी की ही जेब में जाएगा. कैसे?
अगर सरकार ने बोला कि मैं एक और नया दिल्ली मुंबई हाईवे बनाऊंगा, ठीक है बनाओ, तो उसके लिए क्या करेंगे, और सीमेंट खरीदूंगा अल्ट्राटेक सीमेंट से, खरीदो। जब अल्ट्राटेक सीमेंट को और ऑर्डर मिलेगा सीमेंट का तो वो और नौकरियां देगा। जब अल्ट्राटेक सीमेंट और नौकरियां देगा तो लोगों के हाथ में और इनकम आएगी। अल्ट्राटेक सीमेंट को फिर और ट्रक्स की भी आवश्यकता होगी, तो वो टाटा मोटर्स को और ऑर्डर देंगे, तो टाटा मोटर्स और इंजीनियर्स हायर करेगा। इससे उन इंजीनियर्स को और हाथ में सैलरीज मिलेंगी। मतलब मैं कह सकता हूं कि सरकार जो एक्स्ट्रा खर्चा कर रही है, अल्टीमेटली इट इज फ्लोइंग डाउन इन द पॉकेट ऑफ जनरल कॉमन मैन, एंड दिस कॉमन मैन विल डिमांड मोर। ये और डिमांड करेगा क्योंकि इसकी इनकम बढ़ गई है, इसकी सैलरी बढ़ गई है, क्योंकि इसे नौकरी मिल गई है, राइट। दिस एक्सेस डिमांड इज रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेस एक्सपेंडिचर। और यही तो फिस्कल पॉलिसी है जो कि सरकार की नीति है, किस बात की, खर्चे और आमदनी की। तो अगर सरकार ने बोला आमदनी कम है तो कम ही सही, लेकिन मैं तो खर्चे ज्यादा करूंगा, इफ गवर्नमेंट एम्स टू स्पेंड मोर इट क्रिएट्स न्यू डिमांड इन हैंड ऑफ जनरल पब्लिक एंड इट लीड्स टू डिमांड टू राइज। और उल्टा भी हो सकता है, लेकिन अभी उल्टा हमारे काम का नहीं है। लेकिन मैं आपको विषय की संपूर्णता के लिए, जस्ट टू कंप्लीट दिस कोर्स, दिस टॉपिक, आई विल एक्सप्लेन दैट थिंग ऑल्सो। अगर सरकार को ऐसा लग रहा है कि नहीं महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, अब मुझे महंगाई को और नहीं बढ़ने देना है, और अब मुझे जनता के हाथ से डिमांड को कम करना है कि यार ये इतना पैसा कमा रहे हैं लोग, अब मैं नहीं चाहता कि ये एक्सयूवी डिमांड करें, मैं नहीं चाहता कि ये और नया घर खरीदें, ये जितनी डिमांड कर रहे हैं उससे ईंट, सरिया, तेल, पत्थर, इसके दाम बढ़ रहे हैं। ये जो बढ़े हुए दाम है यही तो महंगाई है। तो मैं चाहूंगा कि डिमांड कम हो। कैसे डिमांड कम कर सकते हैं? बाय इम्पोजिंग टैक्सेस, एक्स्ट्रा टैक्सेस। तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी कि अच्छा तुम आमदनी कमा रहे हो 100 रुपए की, तुम पर इनकम टैक्स कितना लगता है? व्यक्ति ने बोला 10%। गवर्नमेंट बोलेगी 10 नहीं, अब 20% टैक्स देना है। तो ये जो 20% टैक्स है, अब व्यक्ति की जेब में जो पहले 100 रुपए कमाता था, 90 रुपए होते थे, 10 रुपए टैक्स देता था, अब क्या हो जाएगा? अब 80 रुपए ही होंगे और 20 रुपए टैक्स देना होगा। मतलब सरकार ने खुद की तो आमदनी बढ़ा ली ज्यादा टैक्स लगाकर, लेकिन इस व्यक्ति की जेब में रहने वाली आमदनी जिससे वो डिमांड करता था वो कम कर दी, 90 से 80 कर दी। तो अब ये डिमांड कम करेगा, तो अब ये शायद एक एक्सयूवी डिमांड कम करेगा, एक घर डिमांड कम करेगा, और जब भी वस्तुओं की डिमांड गिरती है महंगाई भी कम हो जाती है। तो दैट्स हाउ गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर, सरकार के खर्चे करने की नीति, और सरकार की कमाई की नीति। मतलब कमाई कैसे करती है? टैक्स लगाकर। तो सरकार के टैक्स लगाना या खर्चा करना है बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है कि देश में महंगाई बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है, इसे एक बार रब कर देते हैं, फिर दूसरे पॉइंट्स भी समझते हैं। आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट, फिस्कल पॉलिसी, दैट इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आगे आते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी पे बात करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी ऑल्सो हैज अ बिग इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन। In fact, one of the most direct impact on inflation is of monetary policy. और अगर आप लोगों ने या आपके पेरेंट्स ने लोन लिया है, मतलब करीब आज से 2 साल पहले अगर लोन लिया था कोविड के आसपास, तो आपको इसके प्रभाव बहुत जोर से फील हो रहे होंगे। समझ तो आ ही गए होंगे, फील भी हो रहे होंगे। समझाता हूं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? ये आरबीआई की नीति होती है जिसमें आरबीआई ब्याज की दरों, इंटरेस्ट रेट्स को फिक्स करता है। अब ब्याज की दर, इंटरेस्ट रेट शायद इतना ज्यादा समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि दिस टॉपिक वी हैव एक्चुअली कवर्ड इन रेपो रेट सेक्शन। अब वो आप अलग से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी जस्ट टू कंप्लीट दिस टॉपिक, बहुत सतही तौर पर, इन अ सुपरफिशियल मैनर, आई वुड बी एक्सप्लेनिंग रेपो रेट। क्या होता है? बैंक्स जो होते हैं वो आरबीआई से पैसा उधारी पर लाते हैं। अब
अब अगर आरबीआई महंगा पैसा देगा कि 50% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, तो बैंक भी आगे आम जनता को, मान लीजिए पल्सर खरीदने के लिए लोन चला रहे हैं, तो महंगा चलाएंगे, 50% से ज्यादा का ही लोन चलाएंगे। और अगर आरबीआई सस्ता पैसा बैंक को दे रहा है कि 10% दे रहा है, 10% पर बैंक को पैसा उधारी में दे रहा है, तो बैंक जब पल्सर खरीदने के लिए ये व्यक्ति आएगा उसको 15% पे चला देंगे। मतलब अगर आरबीआई के द्वारा बैंक को सस्ते ब्याज पर लोन दिया जा रहा है, तो बैंक भी आम जनता को सस्ते ब्याज पर लोन देंगे। सॉरी, नीचे वाला सस्ता ब्याज है। सस्ते ब्याज पर अगर आरबीआई लोन दे रहा है बैंक को, तो बैंक भी आम जनता को सस्ते ब्याज पर लोन देंगे। और अगर आरबीआई महंगे ब्याज पर बैंक को लोन दे रहा है, तो बैंक भी आगे महंगे ब्याज पर जनता को लोन देगी। ये जो इंटरेस्ट रेट है जो कि आरबीआई चार्ज करता है बैंक्स पर, इसको हम कहते हैं रेपो रेट। बहुत गहरा कंसेप्ट है, पढ़ चुके हैं हम, पर यहां पर अभी समझने के लिए, महंगाई को समझने के लिए इतना काफी है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर रेपो रेट बढ़ेगा 10% से बढ़ के 50%, इतना होता नहीं है, सिर्फ मैं राउंड फिगर्स में ले रहा हूं कि आप समझ पाए। मान लीजिए अगर रेपो रेट बढ़ेगा, मतलब आरबीआई महंगा लोन देने लगा है बैंक को, मतलब बैंक भी आगे आम जनता को महंगा लोन चलाने लगे हैं। और रेपो रेट कम होगा, मतलब आरबीआई सस्ता लोन देने लगा है बैंक को, मतलब बैंक भी आम जनता को सस्ते लोन चलाने लगे हैं। ठीक, इतना आपको अगर समझ आया तो फिर अब मैं इसके आगे बढ़ रहा हूं। अब क्या होगा अगर आरबीआई को ऐसा लगता है कि यार बहुत बुरी स्थिति है, महंगाई तो हद से ज्यादा ही बढ़ रही है, क्योंकि ये लोग क्या करने लगे हैं, लोग कंजम्पशन बहुत करने लगे हैं। पीपल आर डिमांडिंग एक्सेस ऑफ गुड्स। आईफोन भी चाहिए, आईफोन का चार्जर भी चाहिए, उसका बैक कवर भी चाहिए, लैमिनेशन भी कराना है, फिर एक एक्सयूवी भी चाहिए, इन्हें घर भी चाहिए, घर में पेंट भी करवाना है, सोफा भी बनवाना है। टू मेनी थिंग्स पीपल आर डिमांडिंग। मैं परेशान हो गया हूं इससे, ऐसा आरबीआई बोल रहा है। इससे महंगाई बढ़ रही है क्योंकि लोगों के हाथ में इतना पैसा है, लोन ले लेकर आईफोन लेकर आ रहे हैं, लोन लेकर शादियां कर रहे हैं, लोन लेकर घर खरीद रहे हैं। इससे डिमांड बढ़ रही है। मैं एक काम करता हूं, इनके लोन महंगे कर देता हूं। कैसे महंगे कर सकता हूं कि रेपो रेट बढ़ा दूं। जो रेट पर बैंक को लोन दे रहा था मैं 4% पर, उसे बढ़ाकर कर देता हूं 7%। तो अगर बैंक मुझसे 7% पर लेकर जाएगा तो आगे 9% पर तो चलाएगा। और जब 9% महंगा लोन दिखेगा लोगों को कि अरे बैंक बहुत महंगा लोन दे रहे हैं, तो फिर लोग बोलेंगे चलो यार एसयूवी नहीं खरीदते, इस बार पल्सर पर ही घूमते हैं। लोग बोलेंगे नहीं नहीं, अभी नया घर नहीं बनवाते, नए घर बनवाने के लिए लोन नहीं लेते, लोन बहुत महंगा है। मतलब जब लोन महंगा होगा उसका कारण क्या रहेगा? आमतौर पर आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट बैंक्स पर चार्ज करना है उसे बढ़ा दिया होगा। ये जो इंटरेस्ट रेट की नीति होती है जो आरबीआई बैंक्स पर चार्ज करता है, और फिर बैंक्स मजबूर होकर जनता पर चार्ज करते हैं। लेकिन वो नीति जो आरबीआई बनाता है किसके रिगार्डिंग? बैंक्स पर इंटरेस्ट रेट चार्ज करने के लिए, दैट पॉलिसी इज नोन एज मॉनिटरी पॉलिसी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, इस मॉनिटरी पॉलिसी में एक बहुत प्रमुख औजार है आरबीआई के पास, रेपो रेट। अगर रेपो रेट को आरबीआई बढ़ा देता है, मतलब बैंक के लिए आरबीआई से लोन लेना महंगा हो जाएगा और बैंक भी आम जनता को महंगा लोन चलाएगा, प्लस मतलब बड़ा हुआ, तो आम जनता ज्यादा डिमांड करेगी या कम? महंगा लोन मिलेगा तो आम जनता चीजें कम डिमांड करेगी और महंगाई कम हो जाएगी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि महंगाई बहुत बड़ी हुई है, ऐसी स्थिति में आप आरबीआई से क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप आरबीआई से उम्मीद कर सकते हैं कि वो रेपो रेट, ब्याज की दरें बढ़ा देगा, जिससे लोगों के हाथ में डिमांड कम हो जाए, क्योंकि अब लोग कम लोन लेंगे। कम लोन मतलब वस्तुओं के प्राइसेस नीचे जाएंगे क्योंकि लोगों की डिमांड कम हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा। क्या वाइस वर्सा? अगर आरबीआई को ऐसा लगता है कि मंदी का वक्त है,
बहुत बुरी स्थिति है, लोग कुछ खरीद ही नहीं रहे। जैसे से कोविड का वक्त अगर आपको याद हो, वो भयावह शाम या रात जब 24 मार्च को प्रधानमंत्री जी टीवी पर आकर बोले थे कि आज रात को 8 बजे से जो जहां है वहीं रह जाए, कंप्लीट लॉकडाउन। अब ऐसी स्थिति में व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी? इकोनॉमी मंदी की तरफ चली जाएगी क्योंकि कंजम्पशन नहीं होगा। आरबीआई बहुत पैनिक में आ गया कि अगर मंदी आ गई तो स्वास्थ्य के साथ अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। तो हमें कुछ ऐसे कदम उठाने हैं जिससे कि लोगों की डिमांड बढ़े, लोग खरीदने के प्रति इंसेंटिवाइज हों। क्या करा जा सकता है? अब आप भी जवाब दे सकते हैं इसका, मॉनेटरी पॉलिसी को ध्यान में रखकर, क्योंकि रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी का वो टूल है जो आरबीआई के हाथ में है। तो क्या करा जा सकता है? पूरे मंदी का माहौल है और अब आरबीआई सोच रहा है मैं कैसे लोगों को इंसेंटिवाइज करूं कि वो कुछ खरीदें, बैंक से लोन लें। क्या कर सकता है आरबीआई? आरबीआई जो बैंक पर इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे कम कर दे। यही आरबीआई ने करा। लगभग 6% हुआ करता था, उसे गिराकर 4% पे ले आए। मतलब जो पहले बैंक को लोन मिलता था आरबीआई से 6% पर, वो अब 4% पर मिल रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, पहले बैंक जो आम जनता को 9% पर लोन चलाता होगा, अब बैंक आम जनता को शायद 5% या 6% पर लोन चलाएगा, क्योंकि बैंक को भी तो सस्ता पैसा मिल रहा है आरबीआई से, तो बैंक भी सस्ता पैसा आगे आम जनता को चलाएगा। आई होप यहां तक चीज समझ आई है। अब आम जनता को जैसे ही पता चलेगा, अरे घर बनाने के लिए लोन पहले 12% पर मिल रहा था, अब 6% पर मिल रहा है, दौड़ो घर बनाने के लिए लोन ले लो, सस्ता लोन मिल रहा है। जब जनता को सस्ता लोन मिला, और ऐसा एक्चुअल हुआ, अगर आप किसी बैंक के बोर्ड देखें तो बैंक्स ने बहुत मार्केटिंग करी और कहा कि 6.5% पर होम लोन दे रहे हैं। इस प्रकार से सस्ते होम लोन्स चलाए बैंक ने। जब इतने सस्ते लोन मिले तो हर किसी नहीं, आई एम एग्जेजरेटिंग, बहुत सारे लोगों ने लोन लिया घर बनाने के लिए। जब बहुत सारे लोगों ने लोन लिया घर बनाने के लिए तो स्टील की डिमांड बढ़ी, सरिया लगेगा ना, सीमेंट की डिमांड बढ़ी, प्लाईवुड की डिमांड बढ़ी, ईंट पत्थरों पेंट की डिमांड बढ़ी, मजदूरों की डिमांड बढ़ी, इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ी, टाइल्स की डिमांड बढ़ी। एक प्रकार से डिमांड बढ़ने लगी और महंगाई नजर आने लगी। तो किन कारणों से डिमांड बढ़ती है? ब्याज की दरें कम करने से। दिख रहा है 6 से 4 पे ले गए। यही तो मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत बड़ा काम है कि ये डिमांड को मैनेज कर सकता है। इसको लगता है डिमांड अब कम होनी चाहिए तो इस ब्याज की दर को 6 से 12 पे ले जाएगा, और इसको लगता है कि नहीं, अब डिमांड बढ़ाने का वक्त आ गया है क्योंकि अब देश मंदी नहीं झेल सकता, तो 6 से 4 पे ले जाएगा। तो मैं कह सकता हूं मॉनेटरी पॉलिसी में जब रेपो रेट कम करी जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है। वहीं यहां पर लिखा है सेकंड पॉइंट में कि मॉनेटरी पॉलिसी हैज अ बिग इंपैक्ट इन इंक्रीजिंग डिमांड इन द इकोनॉमी। ठीक, तो ये तो सबसे प्रमुख कारण है कि देश में अगर डिमांड बढ़ानी है तो फिस्कल पॉलिसी, मतलब सरकार अपने टैक्सेस और खर्चों को कुछ मैनेज करे, गियर बदले उनके। और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स में कुछ बदलाव करे। इंटरेस्ट रेट से मेरा मतलब है यहां पर रेपो रेट को कम करें। रेपो रेट कम होगी तो बैंक को सस्ता लोन मिलेगा, तो बैंक आगे सस्ता लोन चलाएंगे। सस्ता लोन आप, मैं, हम सब लेने के इच्छुक हैं, हम सब लोन लेंगे, हम सब नया आईफोन खरीदेंगे, इससे आईफोन की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट रीजन भी है, वो भी देख लेते हैं, मार्केट वेजेस। अगर किन्हीं कारणों से मार्केट में लोगों की तनख्वाहें बढ़ जाएं, इसके एन रीजंस हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक रीजन बताता हूं कि लेबर यूनियंस किसी देश में बहुत स्ट्रांग हो गए, कि वो पॉलिटिकल पावर वील्ड करने लगे, इतने स्ट्रांग हो गए कि इनके गुट बना लेने से कोई सरकार गिर सकती है और कोई सरकार बन सकती है। अगर ये इतने पावरफुल हो गए तभी अपने वेजेस बढ़वा सकते हैं, मतलब अपनी सैलरीज, अपनी दिहाड़ी मजदूरी बढ़वा सकते हैं। अगर इनके वेजेस बढ़े, इनकी सैलरीज बढ़ी, तो इट विल अल्टीमेटली लीड टू हायर मनी इन हैंड्स ऑफ पीपल, मतलब हाई डिमांड।
वही तो हम पढ़ रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस ऑफ हाई डिमांड। तो जो मार्केट वेजेस हैं अगर ये किन्हीं कारणों से बढ़ जाएं तो इट माइट लीड टू इन्फ्लेशन और हाई डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन। ये प्रमुख कारण है विच ऑफन लीड टू इन्फ्लेशन। एक बार प्रीवियस डायग्राम वापस देख लें और इस पर मैं कुछ ड्रॉ करना चाहूंगा एक रिकैप के साथ। ये ऊपर वाला एक जनरल सिनेरियो है कि सबके पास रोजगार है एट फुल एम्प्लॉयमेंट, इधर दिख रहा है आपको, और डिमांड और सप्लाई एकदम मैच कर गए हैं और जो प्राइसेस हैं वो जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस हैं। अब कुछ हुआ, क्या हुआ अब आपको पता है। यहां पर कुछ हुआ, क्या हुआ, फिस्कल पॉलिसी ने बदलाव करा और टैक्सेस कम कर दिए और खर्चे बढ़ा दिए सरकार ने। तो लोगों के पास ज्यादा पैसा पहुंचेगा, एक तो टैक्स कम कर दिए और खर्चे भी बढ़ा दिए। जब सरकार खर्चा करती है तो अंतिम व्यक्ति के जेब में पहुंचेगा, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में जो ब्याज की दरें थी वो कम कर दी, रेपो रेट कम कर दी, तो फिर से लोगों के हाथ में डिमांड बढ़ेगी। और तीसरा रीजन कि वेजेस, किन्हीं कारणों से वेजेस बढ़ गए लोगों के। इन तीनों कारणों ने क्या फ्यूल कर दिया, एक्सेस डिमांड। सप्लाई तो जितनी थी बेचारी उतनी ही थी, जितने आईफोन बन सकते थे उतने ही बन रहे हैं, जितनी एसयूवी बन सकती थी उतनी बन रही है, जितना चावल उग सकता था उतना ही उग रहा है। लेकिन इन कारणों के कारण एक्सेस डिमांड हो गई। ये जो एक्सेस डिमांड है इट इज टर्म्ड एज इन्फ्लेशनरी गैप एंड इट विल फ्यूल डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आई होप पहला कारण समझ आया होगा इन्फ्लेशन का, पहली कैटेगरी समझ आई होगी इन्फ्लेशन की। आगे बढ़ते हैं और सप्लाई वाला भी एक बार रिकैप करते हैं। महंगाई के बढ़ने का एक दूसरा कारण क्या हो सकता है कि डिमांड तो जितनी थी नॉर्मल सिनेरियो में जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस के दौरान उतनी ही है। तो देखो डिमांड में तो कोई बदलाव नहीं आया, उतनी है, लेकिन कुछ कारण हुए जिनसे सप्लाई कम हो गई नॉर्मल सप्लाई से, और जब सप्लाई कम होगी तो महंगाई बढ़ सकती है। ऐसी महंगाई को हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और ये जो जो डेफिशिएंट सप्लाई है एज कंपेयर टू नॉर्मल सप्लाई, या फिर मैं कह सकता हूं ये जो डेफिशिएंट सप्लाई है एज कंपेयर टू डिमांड, इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। कम सप्लाई विल रिजल्ट इन इन्फ्लेशन। तो ऐसे क्या कारण हो गए कि सप्लाई कम हो गई। अब ये तो आप सोच सकते हैं ये नॉर्मल सप्लाई से सप्लाई इतनी ही रह गई। बहुत आसान है ये तो, आप आपके आसपास भी देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। जैसे मैं कुछ कारण यहाँ पर डिक्टेट तो क्या करूंगा, आप लोग लिखने के मूड में थोड़ी ना है ना। आप लोग अब सुनने वाली जनरेशन है तो आप सुनने के मूड में, और मैं सुनाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो क्या कारण हो सकते हैं कि सप्लाई डिसरप्ट हो गई। वॉर्स, जैसा हमने क्रूड ऑयल के एग्जाम्पल में लिया कि कच्चे तेल की सप्लाई डिसरप्ट हो गई क्योंकि लड़ लिए दो देश आपस में। जब मिडिल ईस्ट, जिन्हें हम गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, ये आपस में लड़ते हैं तो फिर दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई डिसरप्ट हो जाती है, डिमांड तो उतनी ही रहती है। तो एक रीजन है इस सप्लाई के कम होने का वॉर्स एंड एपिडेमिक्स पर बाद में आ रहा हूं, वॉर्स या सिविल वॉर कह लीजिए। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बहुत रिसेंटली हुआ है, अच्छा मतलब अच्छा तो नहीं बोलना चाहिए, किसी बुरी स्थिति के कारण हो रहा है, लेकिन हमें इन्फ्लेशन का कंसेप्ट समझने के लिए अच्छा है, इसलिए मैं अच्छा बोल रहा हूँ, वरना तो वो स्थिति बहुत ही बुरी है। हैव यू हर्ड ऑफ सूडान? सूडान इज अ कंट्री इन अफ्रीका। तो आप मैप पे देखिएगा आप, तो सूडान में जो उनका एक सेंट्रल रीजन है, उनका कैपिटल, उसके आसपास ना सिविल वॉर छिड़ा हुआ है। इस कारण से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दुनिया भर में सूडान एक्सपोर्ट करता है, गम, गोंद। अब ये गोंद की सप्लाई डिसरप्ट हो गई और यू वोंट बी बिलीविंग बट इट इज ट्रू दैट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर बिग एफएमसीजी मल्टीनेशनल्स जैसे कोक। कोक का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये गम। ये गम, उसके जो एडिटिव्स होते हैं उन्हें बाइंड करने के काम आता है। दुनिया भर में
सिविल वॉर सूडान में हो रहा है तो कोक जैसी कंपनीज को गोंद जुटाना बहुत मुश्किल हो रहा है और इससे गम के प्राइसेस शूट अप हो गए। क्या एकदम से लोगों ने ज्यादा कोक पीना शुरू कर दी? नहीं, डिमांड में कोई बदलाव नहीं आया है, सप्लाई डिसरप्ट हुई है। इट हैज रिजल्टेड इन इन्फ्लेशनरी गैप ड्यू टू डिसरप्शन इन सप्लाई, एंड दिस इन्फ्लेशन आई विल टर्म एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या सप्लाई पुश इन्फ्लेशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो वॉर या सिविल वॉर के कारण या फिर नेचुरल कैलामिटी बोल सकता हूं, उसके कारण भी तो सप्लाई डिसरप्ट हो सकती है। जैसे हम सुन रहे हैं कि शायद ये वाला साल मॉनसून के लिए अच्छा ना हो और हम एल नीनो के दुष्प्रभाव देखें। एल नीनो रिजल्ट्स इन डेफिशिएंट साउथ वेस्ट मॉनसून फॉर इंडिया। ये जो बरसात कम होने की संभावना है, और खुदा न करे, खुदा न खास्ता ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो शायद चावल की पैदावार कम हो, कुछ दालों की पैदावार कम हो, मोटे अनाज, कोर सीरियल्स, ज्वार, बाजरा, मक्का, इसकी पैदावार कम हो। डिमांड तो जितनी थी उतनी ही रहेगी, लेकिन यहां पर नेचुरल कैलामिटी ऑफ ड्राउट के कारण सप्लाई कम हो जाएगी एंड इट विल रिजल्ट इन हाई प्राइसेस, इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी प्राइसेस, ये वाली चीज। ठीक। या फिर जो बेसिक इनपुट्स हैं किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए, बेसिक इनपुट्स क्या होते हैं? लैंड, लेबर और कैपिटल। ये तीन प्रमुख इनपुट्स होते हैं किसी भी उद्यम को चलाने के लिए। मुझे अगर एक स्टील कंपनी बनानी है तो मुझे तीन बेसिक चीजें लगेंगी। भूमि चाहिए, मुझे लेबर चाहिए काम करने वाला, और पूंजी, पैसा, कैपिटल चाहिए। अगर इन तीनों की कीमतें बढ़ जाएं, और इन तीनों की कीमतें बढ़ने का कारण एन फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे सिविल वॉर हो सकता है, नेचुरल कैलामिटी हो सकती है। तो जब भी इन तीनों की कीमतें बढ़ेंगी तो मैं कह सकता हूं कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसकी भी कीमत बढ़ जाएगी। अगर स्टील प्लांट के लिए लोन लेना महंगा हुआ तो कैपिटल महंगा मिला मुझे, मतलब इनपुट महंगा हो गया मेरा, जो मैं पैसा लगा रहा हूं। अगर वेजेस बढ़ गई मजदूरों की तो मेरी जेब से ज्यादा खर्चा हो रहा है, मैं अगर स्टील कंपनी का मालिक हूं तो मेरी इनपुट कॉस्ट वापस से बढ़ गई। और अगर जिस भूमि पर मैं स्टील प्लांट बनाना चाह रहा हूं वो भूमि महंगी हो गई या उस भूमि का किराया बढ़ गया तो भी मेरा इनपुट बढ़ गया। तो ये जो इनपुट बढ़ने के कारण प्राइसेस बढ़ते हैं उसी को हम कहते हैं सप्लाई पुश या कॉस्ट पुश। अब ये नाम आपको समझ आया होगा कि क्यों इसे कॉस्ट पुश कहते हैं, क्योंकि जो इनपुट्स हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल। क्योंकि इनकी कीमतें बढ़ गई इसलिए फाइनल वस्तु की कीमतें बढ़ जाएंगी। इट इज रिलेटेड टू सप्लाई साइड, नॉट डिमांड साइड। डिमांड तो लोग स्टील जितना कर रहे थे उतना ही कर रहे हैं, लेकिन इनपुट की कीमतें बढ़ गई। तो जब लैंड, लेबर, कैपिटल की कीमत बढ़ जाए इट रिजल्ट्स इन इन्फ्लेशन। कौन सा, डिमांड या सप्लाई? सप्लाई कम हो गई है शायद लेबर की, मजदूर काम नहीं करना चाह रहे, भूमि कम हो गई है शायद, या फिर पूंजी कम अवेलेबल है मार्केट में तो महंगा ब्याज मिल रहा है, लेबर कम है तो ज्यादा दिहाड़ी मजदूरी मांग रहे हैं, भूमि कम है तो ज्यादा किराया मांग रहे हैं भूमि का स्टील प्लांट के लिए, तो सप्लाई कम हो गई, इन्फ्लेशनरी गैप हो गया नॉर्मल सप्लाई के रिस्पेक्ट में। इट विल फ्यूल कॉस्ट पुश और सप्लाई पुश इन्फ्लेशन। तो आई होप आपको ये दो प्रमुख कारण इन्फ्लेशन के समझ आए होंगे, वही यहां पर लिखे हैं, हम पढ़ चुके हैं। मैं इन स्लाइड्स को अब क्या एक्सप्लेन करूंगा, आप खुद ही अब मुझे एक्सप्लेन करेंगे अगली बार मिलेंगे तो। ठीक, तो हमने अभी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में ये वाला पार्ट देख लिया है, बेस्ड ऑन कॉजेज। अगला पार्ट देखेंगे बेस्ड ऑन रेट राइजेस, कि इन्फ्लेशन को मैं एक और तरीके से कैटेगराइज कर सकता हूं, और वो तरीका यह है कि इन्फ्लेशन किस रफ्तार से बढ़ रहा है। बट आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।